हम पढ़ रहे हैं कारक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान और आपादान कारक को डिटेल में पढ़ा है। हम ये 5 कारक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। 3 कारक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो हमारा कारक का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल किसू लर्निंग पे जा कर के विजिट करिए। वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अधिकरण कारक। आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आश्रय या आधार। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आश्रय या आधार। इसका क्या अर्थ है, तो आश्रय हो या आधार हो। आश्रय यानी स्थान, आधार यानी बेस, जिसे हम कहते हैं बेस। तो आश्रय या आधार कर्ता तथा कर्म द्वारा संपन्न क्रिया के आश्रय या आधार को अधिकरण कहते हैं। यानी कर्ता और कर्म जो क्रिया करते हैं उनका जो आधार होता है, जो आश्रय होता है, उसे ही हम कहते हैं अधिकरण। स्थान तथा समय भी अधिकरण बताता है। तो जैसे मान लीजिए हम कह दें शेर जंगल में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है, तो जंगल में। तो जो जंगल में वो स्थान बता रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण, अधिकरण कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में, पर, के, ऊपर। यानी में का भी प्रयोग होता है, पर का भी प्रयोग होता है, के ऊपर का भी प्रयोग, ठीक है, के ऊपर भी प्रयोग होता है। तो चलिए देखिए कैसे कैसे में, पर और के ऊपर का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं। कैसे हम पहचान करेंगे कि वाक्य में अधिकरण कारक है या कोई और कारक, तो इसको हम अभी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इससे पहले एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आश्रय या आधार। कर्ता तथा कर्म द्वारा संपन्न क्रिया के आश्रय या आधार को अधिकरण कहते हैं। यानी कर्ता और कर्म जो क्रिया करता है उसका जो आश्रय होता है, जो आधार होता है, वो जिस आधार पर क्रिया करता है उसे ही हम कहते हैं अधिकरण। अधिकरण स्थान तथा समय भी अधिकरण बताता है, ठीक है। कारक चिन्ह इसका क्या है, तो में है, पर है, के ऊपर है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये है अधिकरण कारक की परिभाषा। इसके बाद हम देखेंगे अभी इसको उदाहरण के तौर पे। जब तक हम उदाहरण में नहीं देखेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो उदाहरण देखिए, घर घर में शोर मच गया। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक है, तो सबसे पहले तो हम इसका चिन्ह देखेंगे। तो कारक चिन्ह क्या है, तो में है। में है यानी कि ये अधिकरण कारक है। में, पर या उसके ऊपर अगर होगा तो अधिकरण कारक होगा। तो घर घर में शोर मच गया, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे में है, तो इससे पहले ये जो है ये क्या होगा, अधिकरण कारक। इसे हम कहेंगे अधिकरण, अधिकरण कारक। और ये जो में है ये है अधिकरण कारक का चिन्ह, या जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। दूसरा है बच्चे छत पर कूद रहे हैं। बच्चे कहाँ कूद रहे हैं, तो छत पर। यहाँ पे देखिए पर है, इसका मतलब ये अधिकरण है। तो ये जो उससे पहले, चिन्ह से पहले जो शब्द है इसे हम कहेंगे अधिकरण। ये हो जाएगा अधिकरण। और ये जो पर है
ये है अधिकरण कारक चिन्ह। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें केवल हमें में, पर, के ऊपर देखना है कि जिस भी वाक्य में ये आए या फिर जहाँ समय की बात होगी तो वहाँ भी होगा अधिकरण कारक। जैसे मेरी घड़ी में 4 बज गए हैं, तो यहाँ देखिए पहला तो यहाँ में चिन्ह आया है, इसका मतलब कि ये अधिकरण है। इसके अलावा यहाँ घड़ी की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक। तो घड़ी में, तो ये जो घड़ी है ये अधिकरण हो गया और में हो गया कारक चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह। परीक्षा मार्च में होगी, परीक्षा कब होगी, मार्च में होगी। तो यहाँ पे भी देखिए में है, यानी कि ये है अधिकरण कारक। मार्च में होगी तो अधिकरण कारक चिन्ह है ये में, और इससे पहले ये मार्च जो शब्द है ये हो जाएगा अधिकरण कारक, इसे कहेंगे अधिकरण कारक, और में है अधिकरण कारक चिन्ह। बच्चा बिस्तर पर सोया है, बच्चा बिस्तर पर सोया है, कहाँ सोया है, तो बिस्तर पर। तो यहाँ पे आधार की बात हो रही है ना, वो बिस्तर पे सोया है। देखिए यहाँ पे पर चिन्ह लगा है, इसका मतलब कि ये भी है अधिकरण कारक। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस हमें ये देखना है कि में, पर, के ऊपर चिन्ह लगा हो, वो स्थान और आधार की बात हो रही हो, तो वहाँ पे होगा अधिकरण कारक। अच्छा, इसमें एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए कि हम में का प्रयोग कहाँ करते हैं और पर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए में का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ कोई शब्द 3 अक्षर 3 तरफ से जो घिरा होगा, जो स्थान 3 ओर से घिरा होगा, उसके अंदर की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम में लगाएंगे। जैसे घर में, स्कूल में, तो वो कम से कम 3 तरफ से घिरा होना चाहिए। जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वो 3 ओर से घिरा होना चाहिए, तो उसके साथ हम लगाते हैं में। और पर हम कहाँ लगाएंगे, पर में, पर 3 ओर से खुला होना चाहिए। 3 तरफ से खुला होगा, केवल एक उसका आधार होगा, एक तरफ से वो बंद होगा, 3 तरफ से खुला होगा, तो उसमें हम लगाते हैं पर। जैसे बिल्ली छत पर है, तो छत पे केवल एक आधार है, बेस है, बाकी चारों तरफ से खुला है, तो वहाँ हम लगाएंगे पर। और जो 3 ओर से घिरा रहेगा वहाँ हम लगाएंगे में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बस अधिकरण कारक में और कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही याद करिए कि में और पर के ऊपर यदि चिन्ह है तो वहाँ पे अधिकरण कारक ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं संबंध कारक। तो अगला हमारा कारक है संबंध कारक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है संबंध कारक, यानी जहाँ संबंध की बात होगी तो वहाँ होगा संबंध कारक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसका किसी दूसरी वस्तु से संबंध हो तो वहाँ संबंध कारक होगा। यानी जो संज्ञा शब्द है उसका संबंध किसी और वस्तु से दिखाई जाए वाक्य में तो वहाँ होगा संबंध कारक। जैसे वह सुमित का भाई है, वह सुमित का भाई है, तो यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है कि वह जो लड़का है वह क्या है, सुमित का भाई है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो ये है संबंध कारक। जैसे हम कह दें वह जो गाय है ना वह राम की है, तो वह गाय किसकी है, तो राम की है, तो यहाँ पे भी संबंध बताया गया, तो यही है संबंध कारक। और संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, री, रे। यानी जहाँ भी ये चिन्ह आए, का आए, के आए, की आए, रा, री, रे, और वाक्य में संबंध का भाव हो तो वहाँ पे होगा संबंध कारक। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि यह महेश की पुस्तक है। देखिए यहाँ पे की चिन्ह आया है, कारक चिन्ह की है, यह महेश की पुस्तक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक। जब यहाँ पे देखिए कि पहला तो चिन्ह भी की है और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इसका भाव क्या है, तो संबंध बता रहा है। यह महेश की पुस्तक है, यानी महेश के का पुस्तक से संबंध है, तो यहाँ पे होगा संबंध कारक। दूसरा है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथ के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। तो दशरथ, राजा दशरथ का उनके पुत्र के साथ संबंध हुआ, तो यहाँ पे हुआ संबंध कारक। मोहन के पिताजी आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे के चिन्ह लगा हुआ है। मोहन के, किसके पिताजी आ रहे हैं, तो मोहन के पिताजी आ रहे हैं, तो मोहन के पिताजी आ रहे हैं, तो ये भी हुआ संबंध कारक। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, देखिए यहाँ पे रे चिन्ह आया है, रे परसर्ग आया है, यानी तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, जो तुम कपड़ा पहने हो ना वो गंदा है, तो इसका मतलब तुमसे तुम्हारे कपड़े का संबंध बता रहा है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। यह बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल देखना है संबंध, कि वाक्य में संबंध का भाव हो और की, के, का, रा, री, रे, यही 6 इसके चिन्ह हैं जो कि आते हैं, तो इसे ही हम कहेंगे संबंध कारक। जिस वाक्य में संबंध का भाव हो तो वहाँ पे होगा संबंध कारक। यह बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे लास्ट कारक, संबोधन कारक, और उसके बाद हम इस पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। जो आज कारक हमने पढ़ा, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न पे अभ्यास कार्य भी करेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं इस कारक में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी इसके आगे संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक किसे कहते हैं, तो जिसको पुकारने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं संबोधन। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसको संबोधन कहते हैं, यानी जिससे किसी को पुकारा जाए, किसी को पुकारने में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कहते हैं संबोधन। जैसे हे, ओ, अरे, जैसे हम कहते हैं ना हे भगवान, अरे सुनते हो, तो जो शब्द से पहले हम जो शब्द लगाते हैं किसी को पुकारने से पहले, तो उसे ही कहते हैं संबोधन। इसमें शब्द के पूर्व हे, ओ, अरे आदि का प्रयोग होता है और इसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है तो उसे ही हम कहते हैं संबोधन कारक चिन्ह। अरे लड़के वहाँ क्यों खड़े हो, तो उस लड़के को संबोधित करके कहा जा रहा है कि अरे लड़के वहाँ क्यों खड़े हो, तो यहाँ पे होगा संबोधन कारक। जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को संबोधित करके कहते हैं अरे लड़के वहाँ क्यों खड़े हो, तो यहाँ पे हो गया संबोधन कारक। हे भगवान मेरी मदद करो, वह क्या कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है कि हे भगवान मेरी मदद करो, तो यहाँ भी होगा संबोधन कारक। अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह बेटे को पुकार के कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो देखिए यहाँ पे भी होगा संबोधन कारक। ये है संबोधन कारक का चिन्ह, और यह जो चिन्ह है यह शब्द से पहले आता है, यह पहले आता है और शब्द के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है, तो इससे भी पहचान होती है कि यह है संबोधन कारक। अब हम देखेंगे इस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे में का चिन्ह लगा है, में कारक चिन्ह लगा है, तो में कारक चिन्ह किस में आता है, तो अधिकरण में आता है,
तो इस चिन्ह से ही हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक। तो इस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। दूसरा है, मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है। मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है। क्या है? 8 एकड़ ज़मीन। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? चलिए बताइए। ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो जैसा कि इस वाक्य के भाव से पता चलता है कि इसमें संबंध की बात हो रही है कि मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है। क्या है? तो 8 एकड़ ज़मीन। तो इसमें संबंध की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो संबंध कारक होगा। अगला प्रश्न है, मैं 1 घंटे में घर आऊँगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अधिकरण, बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और डी में संबंध कारक। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? मैं 1 घंटे में घर आऊँगा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए 1 घंटे में जहाँ में विभक्ति चिन्ह लगा है तो इसका मतलब यह कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, अधिकरण कारक। और दूसरी बात यहाँ पे यह भी है कि वह समय की बात कर रहा है कि मैं 1 घंटे में घर आऊँगा, तो यहाँ समय की भी बात हो रही है और में चिन्ह भी लगा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह 20 वर्ष का युवक है। वह 20 वर्ष का युवक है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक और ऑप्शन डी करण कारक। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? हमारा प्रश्न ये है कि वह 20 वर्ष का युवक है। इसमें कौन सा कारक होगा? सोचिए इसमें कौन सा कारक होगा? तो देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है? का। यहाँ पे का कारक चिन्ह लगा है। तो का किस में आता है? तो संबंध में। का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। तो पहला तो हमें चिन्ह से पता चल गया कि यह संबंध कारक है। अब इसके भाव को हम देखें तो वह 20 वर्ष का युवक है। उस युवक का संबंध उसकी आयु से बताया जा रहा है कि वह 20 वर्ष का है। ठीक है। तो इस तरह से भी पता चलता है कि यह कौन सा कारक है इस वाक्य में? तो संबंध कारक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। तो हमें प्रश्न के जो प्रश्न दिया गया है उसके भाव को समझिए कि वाक्य में भाव क्या कह रहा है, तब आपको आसानी होगा कारक को ढूंढने में, कारक को पहचानने में कि वह कौन सा कारक है। तो पहले आप उसका चिन्ह देखिए और फिर उसके बाद उस भाव को देखिए कि क्या उस वाक्य का भाव उस चिन्ह से मेल खाता है। अगर है, मेल होता है, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब कि ये वही कारक है जिसका कि ये चिन्ह लगा है। ठीक है। आज का प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो जो ये वाक्य है, मेढक को पत्थर से मत मारो, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है पत्थर से, इसमें कौन सा कारक होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक और ऑप्शन डी संबंध कारक। तो कौन सा कारक होगा इस वाक्य में, मेढक को पत्थर से मत मारो? तो ये जो रेखांकित शब्द है पत्थर से, इसमें कौन सा कारक होगा? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा कारक का टॉपिक पूरा हो गया। कल की क्लास में हम देखेंगे लिंग और वचन।